वेलकम स्टूडेंट्स। कुछ टॉपिक मटेरियल के अपन करेंगे आज मॉड्यूल से। ठीक है, तो कुछ स्टॉक आउट जैसे टॉपिक्स हैं जो मॉड्यूल में काफ़ी अच्छे दे रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मॉड्यूल के अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी अपन कवर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या ये टॉपिक है, और आप लोग वही बात अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पहले आपको देखो क्या पॉइंट है। इन्वेंट्री स्टॉक आउट। इन्वेंट्री स्टॉक आउट, इसका मतलब क्या है पहले ये सुनिए। बच्चों, अगर ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, फैक्ट्री में आपके पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल नहीं है जब उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो आप स्टॉक आउट कंडीशन में आ जाएंगे। आपके पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं है तो आप क्या बोलेंगे उसको, स्टॉक आउट। अब स्टॉक आउट हो रहा है तो आपको कंपनी में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान सर? पहले तो फायदा भी तो हो सकता है कि आपकी कॉस्ट तो नहीं लग रही। कौन सी कॉस्ट नहीं लग रही सर? एक तो आपकी कैरिंग कॉस्ट नहीं लग रही और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं लग रही, क्योंकि गुड्स आ ही नहीं रहा है। पर बच्चों, एट द सेम टाइम आपको कंपनी में सबसे बड़ा नुकसान तो गुड्स नहीं मैन्युफैक्चर होने का है। गुड्स मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पा रहे तो आगे बेचोगे क्या? दूसरी चीज, आपका जो गुडविल है, मार्केट में रेपुटेशन है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप सप्लायर को, अपने डेटर को या फिर अपने कस्टमर को गुड्स नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि सप्लायर से गुड्स आ ही नहीं रहा है और आप स्टॉक आउट की कंडीशन में हैं। आपके पास स्टॉक है ही नहीं तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे? इसलिए तो वो सेफ्टी स्टॉक वाला कंसेप्ट था कि आप इतने सेफ्टी स्टॉक तो लेके चलिए कि जिससे आप स्टॉक आउट वाली कंडीशन में ना आए। ठीक है, तो ये स्टॉक आउट वाली कंडीशन होती है, तो इसके लिए भी अपन को काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो आइए एक बार थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, फिर अपन इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि स्टॉक आउट होने पर कितने का आपको नुकसान हो सकता है। देखो, स्टॉक सेड टू बी ऑकर्ड stock out is said to be occurred when an inventory item could not be supplied due to insufficient stock in the store. स्टोर में गुड्स नहीं है तो फैक्ट्री में नहीं जा पा रहा, तो आप गुड्स नहीं बना पा रहे, वो स्टॉक आउट की कंडीशन आ गई है। द स्टॉक आउट सिचुएशन कॉस्ट टू द एंटिटी नॉट ओनली द फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म में से हो ही रहा है क्योंकि गुड्स आप बेच नहीं पा रहे, बने नहीं, इन द नॉन फाइनेंशियल टर्म्स ऑल्सो, और नॉन फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है। Due to stock out, an entity not only loses overhead cost, profit, but reputation also due to non-fulfillment of the commitment. आपने कमिटमेंट दिया हुआ है कि भैया इतना आपको मैं टाइम पे डिलीवरी दे दूंगा, और आप लोग स्टॉक आउट वाली कंडीशन में हैं, आपके पास गोडाउन में गुड्स ही नहीं है, तो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे और आपकी आगे रेपुटेशन ओवर। Though it may not be a monetary loss in short term, but long term it could be a reason for the financial loss. अब गुडविल का नुकसान हो रहा है, रेपुटेशन खराब हो रही है, तो अभी तो नहीं लगता आपको, बट फ्यूचर में आपका 100% फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि आपको वो कस्टमर आगे से ऑर्डर नहीं देगा। While deciding on the level of inventory, a trade-off between the stockout cost and carrying cost is made so that the overall inventory cost can be minimized. ये बोल रहा है कि stockout cost अपन कैलकुलेट करते हैं और carrying cost कैलकुलेट करते हैं, जिससे आपकी overall inventory cost कम हो जाए। तो ऐसे कुछ प्लानिंग करेंगे अपन आगे के लिए। ठीक है, तो सुनते हैं बच्चों, आइए अपन चलते हैं मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। मैसर्स टायरो ट्यूब ट्रेड्स इन अ फोर व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, वो ट्रेड करता है फोर व्हीलर्स में और उसके टायर्स और ट्यूब्स में, फोर व्हीलर्स टायर्स और ट्यूब्स में। इट स्टॉक्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। वो नॉर्मली सबका सफिशिएंट क्वांटिटी होल्ड करके रखता है, अपने पास रखता है। In year 2008-9, the report of sales manager revealed that Messrs. Tyrotube experienced stock out of the tire. अब इनको इस साल लगा कि हम स्टॉक आउट वाली कंडीशन में आ रहे हैं, और ये कुछ डेटा इन्होंने कैलकुलेट करके दिया है अपने पास से। द स्टॉक आउट डेटा इज एज फॉलोज। क्या बोल रहा है डेटा? स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, स्टॉक आउट ऑफ टायर्स इतना इतना है, कितना? 100 टायर्स, 80 टायर्स, 50 टायर्स, 20 टायर्स, 10 टायर्स और 0 टायर्स। तो मतलब आप बोल रहे हो कि मैं स्टॉक आउट 100 टायर्स से हो रहा हूँ, मेरे पास 100 टायर्स कम पड़ रहे हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है? नंबर ऑफ टाइम्स, 2 टाइम्स। 100 बार मतलब 100 टायर्स कम पड़ गए हैं 2 बार।
85 टाइम्स, 50 10 टाइम्स, 20 20 टाइम्स, 10 30 टाइम्स और 0 33 टाइम्स। मतलब ये लास्ट वाला सुन लीजिए कि अगर आपके पास स्टॉक आउट नहीं हो रहा, आपके पास एक बार भी स्टॉक आउट नहीं हुआ, आप हमेशा आपके पास सफिशिएंट स्टॉक है, तो ऐसा कितनी बार हुआ है? 33 टाइम्स हुआ है। तो ये टोटल क्या है? 100 के अकॉर्डिंग है। 100 में 2 बार ऐसा हुआ है, तो टोटल करोगे ना ऐसा इसको सबको, तो ये कितना है? 100 टाइम्स। तो एवरेज मान लीजिए एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, मैसर्स टायरोट्रूब लूजेज 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। अगर स्टॉक आउट हो जाता है तो 150 रुपये पर यूनिट के हिसाब से खर्चा लग जाता है। एस्टिमेटेड है, पहले से कैलकुलेट करके दे रखा है। एंड स्पेंड्स 50 पर यूनिट ऑन द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। और अगर गुड्स को कैरी करते हैं, गुड्स को रखते हैं अपने पास में, तो इतने का आपका खर्चा लगता है, 50 पर यूनिट का खर्चा लग जाता है। डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। सबसे अच्छा स्टॉक लेवल कौन सा होगा वो आपको बताना है, और वो कौन सा लेवल होगा जहां पे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। क्या होगी? ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम हो। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा, एस्टिमेशन लेना पड़ेगा कि मैं कितने का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चलूं, कि अगर मान लीजिए मैं 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखता हूं, तो मैं एक बार भी स्टॉक आउट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं स्टॉक ऑफ जो टायर है वो 100 रख लेता हूं, तो मेरा कितना होगा? 0 प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा मैं एक बार भी नहीं हो सकता। तो एंड फिर आप अलग अलग सिनेरियो बनाओगे, 100 80 50 20 10 और 0। इस अकॉर्डिंग आप अलग अलग सिनेरियो बनाओगे और अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। तो आइए सुनिएगा ध्यान से कैसे करना है। पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग पूरी कैलकुलेशन अपन समझते हैं। सुनिएगा ध्यान से, देखो टेबल कैसे बनानी है आपको देखना ध्यान से। नंबर 1 कॉलम 1 2 3 4 5 और 6 एंड 7, ठीक है ना। 7 कॉलम्स बना लीजिए अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कॉलम्स बनाने के बाद में फिर इनका नेम लिखेंगे अपन लोग अलग अलग। देखो क्या क्या आएंगे इनके नेम। 7 कॉलम्स प्रिपेयर करने के बाद में फिर इनके नेम लिखते हैं। देखो ढंग से सुनना आप लोग, क्या क्या नेम होंगे इनके, ठीक है। देखो आप लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 7। सबसे पहले जो पहला कॉलम बनेगा बच्चों वो होगा सेफ्टी स्टॉक का, सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक के बाद में आप बनाएंगे स्टॉक आउट। स्टॉक आउट यानी अगर मैं इतना सेफ्टी स्टॉक रख रहा हूं तो स्टॉक आउट कितने से होगा, मैं कितनी बार स्टॉक से आउट हो जाऊंगा, कि मैं विद इन द स्टॉक नहीं रहूंगा, कितना स्टॉक कम पड़ जाएगा, ठीक है। फिर लिखो आप लोग स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। फिर लिखिए आप लोग, पहले बना लो चलो प्रोबेबिलिटी का कॉलम, या बाद में बना लो, बात तो वही है। प्रोबेबिलिटी, कितना प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है। प्रोबेबिलिटी क्यों बनाया? क्योंकि ये देखो नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से अपन ने प्रोबेबिलिटी बना लिया है। फिर लिखो एस्टिमेटेड स्टॉक आउट कॉस्ट। एस्टिमेटेड स्टॉक आउट कॉस्ट को प्रोबेबिलिटी से इनटू कर देंगे तो आपकी एस्टिमेटेड स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी। फिर आप लिखेंगे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि आप गुड्स को रखोगे भी, जितना जितना ज़्यादा ज़्यादा आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखोगे उतना ज़्यादा आपको कैरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा। फिर लास्ट में आ जाएगा टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट वाले कॉलम से ही हम आइडिया लगाएंगे कि हाँ जी हमको इतने का एक्चुअली में नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट और देखते हैं कि पहला अपन क्या माने सेफ्टी स्टॉक। देखना, पहला मैं मान रहा हूं बच्चों सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट्स का मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या किया, पहला जो सेफ्टी स्टॉक अज्यूम किया है वो किया है 100 यूनिट्स का, ठीक है। अब मुझे बताइए कि स्टॉक आउट कितना होगा। सर 0, यस और नो। क्यों होगा 0? क्योंकि आपको स्टॉक आउट होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पूरा का पूरा 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो स्टॉक आउट कॉस्ट,
सर वैसे तो स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी 100 रुपीज पर यूनिट है, देखो कैल चेक करो, 150 रुपीज पर यूनिट की स्टॉक आउट कॉस्ट है। बट अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट्स का रख रहा हूं और मेरी डिमांड भी 100 यूनिट्स ही है, तो मैं इस बार स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं दूंगा, कोई भी चांस नहीं है स्टॉक आउट कॉस्ट के। और ऐसी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस क्या है, 0.00%, कोई भी चांस नहीं है। तो एस्टिमेटेड स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी हो गई, 0। तो पहला केस आपका कुछ भी नहीं है, सब में 0 0 ही आ रहा है। बट आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, यस और नो, यस सर। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज पर यूनिट। तो यहां लिखो 50 रुपीज पर यूनिट की मेरी कैरिंग कॉस्ट है। अगर मैं 100 का स्टॉक मेंटेन करके रखता हूं हमेशा, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 100 इंटू, बताइए स्टूडेंट्स, 100 इंटू 50, यस और नो, बिल्कुल ठीक सर। तो 100 इंटू 50 की मेरी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि 100 यूनिट मैंने रखे हुए हैं और एक यूनिट का 50 रुपए का कैरिंग कॉस्ट लग रहा है। तो 5000 रुपीज का टोटल कैरिंग कॉस्ट लग जाएगा। और लास्ट कॉलम में लिख देंगे टोटल कॉस्ट, विच इज टोटल इज 5000, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट ही लग रही है, मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं लगी है। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सुनो, देखो अब इंटरेस्टिंग और होगा, अब और अच्छा लगेगा आपको। अगर मैं सेफ्टी स्टॉक कंडीशन नंबर 2 में मेंटेन रखता हूं 80 यूनिट्स का, मैं चाहता हूं कि भैया मैं सेफ्टी स्टॉक सिर्फ 80 यूनिट्स ही रखूं, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं 80 यूनिट्स का स्टॉक मेंटेन रखता हूं और डिमांड आ गई इस बार 100 यूनिट्स की, कंपैरिजन ऊपर वाले से ही होगा, और डिमांड आ गई कितने की, 100 यूनिट्स की, तो मेरा स्टॉक आउट हो गया। कितने से हो गया सर, स्टॉक आउट हो गया मैं कितने से, 20 यूनिट से, यानी 20 टायर्स से, यस और नो, बिल्कुल हो गया। 20 टायर से मैं स्टॉक आउट हो गया, और मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है बताइए सर, 20 टायर्स इंटू 150, 20 इंटू 150, तो ये हो गया आपका 3000 रुपीज का, 3000 रुपीज का, क्योंकि 20 स्टॉक मेरे पास कम पड़ गए और एक स्टॉक का जो स्टॉक आउट कॉस्ट लग रहा है वो 150 लग रहा है, तो 3000 रुपए से मैं चूक गया हूँ, 3000 रुपए से मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। और ऐसे होने के चांसेस कितना परसेंट है, 2%, मैं बोल सकता हूँ ना 2% है, तो 2% हो जाएगा आपका 0.02। कैसे लिख सकते हो उसको, प्रोबेबिलिटी में लिख सकते हो 0.02, 2%, क्योंकि मैंने इसको 100% मान लिया है, तो स्टॉक आउट होने के चांसेस कितने हो गए, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब 20, और क्या 2%, तो 2% कैसे लिखा मैंने, 0.02। एस्टिमेटेड स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे आएगी, 3000 इंटू 0.02, तो 60 रुपीज की आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई है। कैसे लिखा आपने, 3000 इंटू 0.02, प्रोबेबिलिटी केवल 2% है, तो 2% से इंटू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी। इजी है बच्चों, 80 रुपीज का आपका टोटल यूनिट्स था सेफ में, और एक कॉस्ट की, एक यूनिट की प्राइस लग रही है 50 रुपीज, तो आपकी हो जाएगी 80 इंटू 50, 4000 रुपीज की आपकी क्या लग जाएगी, इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपका 4000 प्लस 60, 4060 रुपीज की। प्रोबेबिलिटी का स्पेशल ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी अपन लेंगे ऊपर वाली, ये वाली, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स तो आप इतनी बार ही चुकोगे ना, कितनी बार, 2 बार। क्लियर, चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट समझना, नेक्स्ट पॉइंट और भी इजी है, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, सुनना ध्यान से, इधर प्रोबेबिलिटी का भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका, देखना। 100 और 80, अब मैं मान के चल रहा हूं, मान लीजिए 50 यूनिट्स, मैं सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं इस बार 50 यूनिट्स का, ठीक है। तो मैं इस बार 2 बार स्टॉक आउट होऊंगा, क्योंकि मेरे को कंपैरिजन करना है ऊपर के दोनों से, 100 से और 80 से, मैं कंपैरिजन करूंगा 100 और 80 से। तो पहले मैं 100 से कंपेयर करता हूं, तो अगर मैं, मेरी डिमांड ऑल ऑफ ए सडन 100 यूनिट्स की आई और मैंने सेफ्टी स्टॉक रख रखा है 50, तो मैं कितने से आउट हो गया, 50 से, ठीक है। और अगर मेरी डिमांड 80 आई, तो मैं कितने से आउट हुआ, 30 से, ठीक है बात। चले आगे, दोबारा सुनिए, अगर मेरी डिमांड 100 यूनिट्स आई, तो मैं कितने से स्टॉक आउट हुआ, 50 से, और अगर मेरी डिमांड 80 यूनिट्स आई, तो मैं कितने से स्टॉक आउट हुआ, 30 से। इसलिए अपन प्रोबेबिलिटी ऊपर वाली ले रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन उससे चल रहा है, ठीक है, ओके।
तो 50 आपने लिखा तो सर 50-50 हो गया है। अब आगे चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपन स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट 50 इंटू 150, तो ये हो जाएगा आपका 7500, और 30 इंटू 150, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी आपकी 4500। इन शॉर्ट आपको 30-30 से इंटू करना है आप लोग यहाँ पे, मतलब 150 से इंटू करना है, जो आपकी कॉस्ट आ गई। सर व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस है 0.02 और इसके चांसेस है 0.05। 5% मतलब 0.05, इंटू कर दीजिए 7500 इंटू 0.02, तो ये हो जाएगी कॉस्ट 150 की। 4500.05, ये हो जाएगा आपका 225 का। ठीक है, अब कैरिंग कॉस्ट देखो। कैरिंग कॉस्ट फर्स्ट केस में कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करो। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रखा है आपने 50 यूनिट्स का। 50 यूनिट्स का अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखोगे तो स्टूडेंट्स बताइए अब कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी सर? 50 इंटू 50, 2500 की आपकी कैरिंग कॉस्ट लग जाएगी। मैं टोटल में लिख देता हूँ। अब टोटल क्यों लिखा मैंने? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल में, इसका भी टोटल कर लीजिए, यानी आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट का भी टोटल कर लीजिए। तो टोटल हो जाएगा आपका 375, और इसका भी टोटल आप लगा सकते हैं 7500 प्लस 4500, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपीज़ का। तो बाहर लिख देंगे अपन 375 प्लस 2500, तो ये आ जाएगा 2875। तो ये कॉस्ट आ गई आपकी 2875 की, अगर आप 50 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हैं तो। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको कैरिंग कॉस्ट क्लियर है? कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा सर? 50 यूनिट्स मेंटेन कर रहे हो इंटू 50, 2500 रुपये, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब नेक्स्ट पॉइंट कितना है? 20 यूनिट्स का है। आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं अब 20 यूनिट्स का। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से एक एक पॉइंट। अगर आप 20 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रख रहे हैं तो आप स्टॉक आउट होंगे। कब कब होंगे? तीन वैरायटी से। अगर मान लीजिए 100 की डिमांड आई, इसको हटा देते हैं, फिर वापस से इस पे लगाते हैं, देखो चेक करते हैं। अगर 100 की डिमांड आई और आपके पास सेफ्टी स्टॉक है 20 का, तो कितने से स्टॉक आउट हुए? 80 से। अगर 80 की डिमांड आई और आपके पास सेफ्टी स्टॉक है 20 का, तो कितने से स्टॉक आउट हुए? 60 से। अगर 50 की डिमांड आई और आपके पास सेफ्टी स्टॉक है 20 का, तो कितने से स्टॉक आउट हुए सर? 30 से। इस तरह से लिखना है, डिमांड के अकॉर्डिंग आपको सेफ्टी स्टॉक चेक करना है। 100 की डिमांड आई तो सेफ्टी स्टॉक कितने का है? 20 का, तो 80 से गए, फिर स्टॉक आउट हो गए। यहाँ पे 80 से डिमांड आई तो 60 से गए, और 50 से डिमांड आई तो 30 से स्टॉक आउट हो गए। अब लिख लीजिए कॉस्ट में क्या दिक्कत है। कॉस्ट कैलकुलेट करनी है सर, 150 पर यूनिट की कॉस्ट है, तो 80 इंटू 150, 12,000 रुपीज़। 60 इंटू 150, 9,000 रुपीज़। 30 इंटू 150, 4,500 रुपीज़ से टोटल आपका नुकसान हो जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी से इंटू करना पड़ेगा, मेक श्योर। टोटल हो गया 25,500। ठीक है, किससे इंटू करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी से। तो ऐसा होने के चांसेस 0.02 है, ऐसा के 0.05 है, ऐसा होने के चांसेस 0.01 है, 0.10 है एक्चुअली। 10% है ना, तो 0.10 इंटू कर दीजिए 12,000 इंटू 0.02, टोटल हो जाएगा 240 का खर्चा। 9,000 इंटू 0.05, ये हो जाएगा 450 का खर्चा। प्रोबेबिलिटी से इंटू कर देंगे क्योंकि खर्चा भी उस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। 4,500 इंटू 0.1, तो 450 का ये खर्चा आ गया है। टोटल कर लीजिए 240 प्लस 450 प्लस 450, टोटल हो जाएगा 1140 का। अब लास्ट कॉलम आता है, सेकंड लास्ट कॉलम आता है आपका किसका? कैरिंग कॉस्ट का। बताइए स्टूडेंट्स। सर 20 यूनिट हम रख रहे हैं और 20 इंटू 50 रुपये का एक खर्चा है, तो 1,000 रुपीज़ का कैरिंग कॉस्ट लग जाएगा। लास्ट कॉलम में टोटल लिख दीजिए 1,000 प्लस 1140, टोटल हो जाएगा 2140 का। ठीक है, क्या चीज़ आई है? ये टोटल कॉस्ट। तो देखो धीरे धीरे टोटल कॉस्ट कम हो रही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप लोग। अब आप लोग कितना मेंटेन करना चाहते हैं? देखो 100, ओके 10,
यू वांट टू kept 10 एज योर सेफ्टी स्टॉक। अब अगर 10 रखते हो तो अलग अलग डिमांड आएगी। अगर 100 की डिमांड आई तो लिखो 90 से स्टॉक आउट। नेक्स्ट 80 से डिमांड आई तो 80 से डिमांड आई तो 70 का स्टॉक आउट। फिर 50 से डिमांड आई, 50 से डिमांड तो 40 का स्टॉक आउट। फिर डिमांड आई आपकी 20 से तो 10 का स्टॉक आउट। तो सब में 10 10 10 10 माइनस हो गए क्योंकि आपका इतना स्टॉक आउट हो गया है। चलिए इनटू कीजिए, तो 90 इंटू 150 खर्चा आ गया इसका 13,500 का। 70 इंटू 150 खर्चा आ गया 10,500 का। 40 इंटू 150 खर्चा आ गया 40 इंटू 150 खर्चा आ गया 6,000 रुपीज़ का। और 10 इंटू 150 खर्चा आ गया 1,500 रुपीज़ का। लेट्स चेक आउट व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज। 0.02, 0.05, 0.10 और लास्ट वाला है आपका 20% विच इज 0.20। ठीक है, इनटू कर दीजिए 13,500 इंटू 0.02, ये हो जाएगा 270। 10,500 इंटू 0.05, ये हो जाएगा 525। 6,000 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 600। और 1,500 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 300 रुपीज़ का। कैरिंग कॉस्ट बता दो एक बार, इनका टोटल भी कर सकते हो आप लोग, पहले इन दोनों का टोटल भी कर लीजिए। 13,500 प्लस 10,500 प्लस 6,000 प्लस 1,500, तो 31,500। 270 प्लस 525 प्लस 600 प्लस 300, टोटल हो जाएगा 1695 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको निकालना है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट तो इजी है बच्चों, 10 यूनिट आप अपने पास रख रहे हो और एक की कॉस्ट आ रही है 50 रुपये, तो 10 इंटू 50, 500 रुपये का कैरिंग कॉस्ट का खर्चा बैठ जाएगा आप लोगों का। अब टोटल कर दीजिए 1695 प्लस 500, तो आ गया है 2195 का टोटल एक्सपेंस स्टॉक आउट प्लस कैरिंग कॉस्ट। अब देखो सडनली इंक्रीज हो गया, अब ये बढ़ गया आपका। ठीक है, तो आपको ऑप्टिमम अभी ढूंढना है। अब आइए नेक्स्ट चलिए आगे, अपनी टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और फिर चलेंगे नेक्स्ट केस पे। देखिए नेक्स्ट केस क्या बोल रहे हैं। सर हम स्टॉक आउट, हमने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ही नहीं रखा, हमने सेफ्टी स्टॉक ज़ीरो रखा है। तो आइए वो केस भी ले लेते हैं एक बार। हमने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ही नहीं रखा, आर सेफ्टी स्टॉक इज ज़ीरो। ठीक है, अब चलें आगे। तो अगर 100 की डिमांड आती है तो पूरा 100 गए। अगर 80 की डिमांड आती है तो 80 से गए, स्टॉक आउट हो गए। 50 की डिमांड आती है तो 50 से गए। अगर 20 की डिमांड आती है तो 20 से गए। और अगर 10 की डिमांड आ गई तो 10 से भी गए। अगर अपन ने स्टॉक आउट मेंटेन मतलब सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ही नहीं रखा तो ये खर्चे आपके हो जाएंगे। अब कैलकुलेट करो, 100 इंटू 150, 15,000 का एक्सपेंस। 80 इंटू 150, 12,000 का स्टॉक आउट का खर्चा। 50 इंटू 150, 7,500 का एक्सपेंस। 20 इंटू 150, 3,000 का एक्सपेंस। और 10 इंटू 150, ये हो जाएगा 1,500 का एक्सपेंस। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दीजिए। 0.02, 0.05, 0.10, 0.20 और लास्ट वाला था 0.30। ठीक है, 0.30 कर दीजिए इंटू 15,000 इंटू 0.02, एक्सपेंस आ जाएगा 300 का। फिर 12,000 इंटू 0.05, एक्सपेंस आ जाएगा 600 का। 7,500 0.1, 750। 3,000 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 600। और 1,500 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 450 रुपीज़ का। अब टोटल कर लीजिए इन सब का। 15,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500 प्लस 3,000 प्लस 1,500, टोटल कॉस्ट आ रहा है 39,000 रुपीज़ का।
इनका टोटल कीजिए 300 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 600 प्लस 450, तो 2700 का आपका टोटल खर्चा इसमें आ गया है स्टॉक आउट होने से। सेफ्टी स्टॉक का जो कैरिंग कॉस्ट होगा बच्चों वो होगा इस बार जीरो, क्योंकि आपने कोई भी स्टॉक मेंटेन नहीं रखा है, और नहीं रखा है तो आगे समझ लीजिए लास्ट कॉस्ट आ गई 2700 रुपीज़ की स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस आपकी कॉस्ट। अब मुझे बताइए सबसे बढ़िया कौन सा है। सर पहले वाले में आ रहा है 5,000 का खर्चा, फिर 4060, फिर 2875, इसमें देखो सबसे कम आ रही है। जब आपने 20 का स्टॉक आउट रखा, मतलब सेफ्टी स्टॉक रखा, तो वो सबसे बेस्ट आपकी सिचुएशन है 20 का। तो सेफ्टी स्टॉक शुड बी मेंटेन एट 20 यूनिट्स, ये आपका कंक्लूजन इसमें होगा, क्योंकि 20 यूनिट्स अगर आप सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट सबसे कम आती है उस केस में। तो ये आपका सबसे अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें। ये देखो इसका सॉल्यूशन मॉड्यूल में भी दे रखा है आपको। टोटल कॉस्ट सबकी कैलकुलेट कर ली इन्होंने, और कैलकुलेट करने पर देखो लिखा हुआ है एट सेफ्टी स्टॉक ऑफ 20 यूनिट्स द टोटल कॉस्ट इज लीस्ट 2140। ठीक है, तो ये था एक टॉपिक इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी नीचे दे रखा है आपको। अब आइए अपन चलते हैं कुछ एक नया टॉपिक पे, देखते हैं अपन बच्चों कौन सा टॉपिक करेंगे अपन। अपन करेंगे आज एबीसी एनालिसिस, थ्योरेटिकल पार्ट भी है और छोटा सा प्रैक्टिकल पार्ट भी है, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है ये। अब बच्चों एबीसी एनालिसिस क्या बोलता है, ध्यान से सुनना आप लोग, क्या इसका टर्मिनोलॉजी है और क्या ये बोलना चाह रहा है, किस तरह से इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन होता है। पहली बात तो ये किस में आता है ये देखो आप लोग, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री को कंट्रोल, इन्वेंट्री को अपने पास रखना है, प्लस ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव क्लासिफिकेशन, और उसको क्लासिफाई करना है अलग अलग हेड्स में। अब अलग अलग हेड्स जो नाम दिए हुए हैं, जैसे ए अलग हेड हो गया, बी अलग हेड हो गया और सी अलग हेड हो गया, तो आपको सिर्फ इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन करना सिखा रहा है कि हम कौन से हेड में किस टाइप की इन्वेंट्री को रखें। अब अगर मैं आपको समरी दूं इसकी, तो ए हेड में वो आइटम्स आएंगे जिसकी क्वांटिटी तो है कम बट प्राइस हायर साइड पे होती है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं एक डायमंड, डायमंड ऐसी चीज है जो छोटी सी क्वांटिटी होती है बट उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में ये सेलेक्ट करेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट कौन से हैं जिनको अपन ए क्लास कैटेगरी में डालें, ए कैटेगरी में डालें, जिनकी आप क्वांटिटी बस कम हो बट उनकी प्राइस नॉर्मली हाई हो। ठीक है, दूसरा देखें आप लोग, दूसरा अब बी क्लास में उन गुड्स को रखेंगे जो नॉर्मली एवरेजिंग होता है, जिनका प्राइस और जिनकी क्वांटिटी एवरेज में चलते हैं। ठीक है, और थर्ड क्लास में उन गुड्स को रखेंगे जिनमें नॉर्मली क्वांटिटी तो होती है उनकी ज़्यादा बट प्राइस ऑन एन एवरेज कम होती है। तो आपको पहले इनमें वाइफिकेशन करना पड़ेगा तीनों टाइप के गुड्स में, और तीनों टाइप के गुड्स को वाइफिकेट करने के बाद में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। बस इतना सही है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, और इसको बोलते हैं अपन क्लासिफिकेशन, कि आपने इस तरह से अपनी गुड्स को क्लासिफाई कर दिया है अलग अलग हेड्स में। तो आइए देखो पहले से थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं अपन जो मॉड्यूल बोल रहा है। ABC analysis, this system exercises the discriminating control over the different items of inventory ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, कितना पैसा उस इन्वेंट्री में लगा रहे हो उस अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दो। यूजुअली द आइटम्स आर क्लासीफाई इन द थ्री कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, नेमली देयर वैल्यू, देयर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेप्लिशमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। पहले तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस कितनी है उसकी, उसकी वैल्यू कितनी है, और उसकी वैल्यू के बाद में क्वांटिटी कितनी है, उस वैल्यू पे डिसाइड किया जाएगा। देखो पहले ए कैटेगरी में कौन से गुड्स आ रहे हैं देखना। ए कैटेगरी, दिस कैटेगरी ऑफ आइटम कंसिस्ट ऑफ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज दैट इज अबाउट 10% of the total items handles by the store but required heavy investment about 70% of the value। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए ए और लिखिए 10% ऑफ क्वांटिटी एंड 70% ऑफ वैल्यू। ए कैटेगरी में जो इन्होंने मॉड्यूल ने अजम्पशन ले रखा है
और ये पूरा अजम्पशन बेस्ड है, आप लोग अभी क्वेश्चन करोगे तो उसमें 100% अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा कि मॉड्यूल ने बोल दिया कि भैया 10% तो क्वांटिटी मान लेना, मतलब अगर 10% क्वांटिटी होनी चाहिए और उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ऑल ओवर गुड्स की 10% ही क्वांटिटी होनी चाहिए, और बट उसकी जो प्राइस है वो ऑल ओवर गुड्स की 70% तक हो सकती है, तो इसलिए उसको ए कैटेगरी में डाला गया है। बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइजेज और हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, और बोथ, प्राइस भी ज़्यादा है और उसमें पैसा भी अपना ज़्यादा लग चुका है, इसलिए उसको ए कैटेगरी में डाला गया है। आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी कैन बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली by using a regular system which ensures neither overstocking nor storage of material for the production। अब इन वाले आइटम्स को आप क्या इफेक्टिवली कंट्रोल करना सीखना चाहिए आपको, क्योंकि अब इसमें पैसा ज़्यादा अटक चुका है, तो आप नॉर्मली इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर दो कि आप लोग बहुत ज़्यादा इसकी परचेजिंग कर लो। अब ज़्यादा परचेजिंग कर लोगे तो आपका पैसा हो जाएगा ब्लॉक, बट उतना ही खरीदो जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने अलग से कैटेगरी बना दी और उसको अपन एनालिसिस करते रहेंगे। आगे आइए। Such a system plans its total material requirement by making budgets। बजट बना लेंगे और प्लान के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। द स्टॉक्स ऑफ द मटेरियल कंट्रोल बाय फिक्सिंग सर्टेन लेवल्स लाइक मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड रीऑर्डर लेवल। अब आपने पढ़ा भी है कि मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल और मिनिमम लेवल के अकॉर्डिंग हम इन कैटेगरी वाले गुड्स को अलग से डिफाइंड कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, नंबर 2 बी कैटेगरी, देखना क्या बोल रहा है। दिस कैटेगरी ऑफ आइटम रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है। दिस मे बी 20% ऑफ द टोटल आइटम्स हैंडल्ड बाय द स्टोर, तो लिख लीजिए बी लिखकर, 20% ऑफ क्वांटिटी और 20% ऑफ वैल्यू, एवरेजिंग है, बराबर बराबर। द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड अबाउट 20% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, तो 20% तो क्वांटिटी होनी चाहिए टोटल का और 20% ही अमाउंट उसमें लगना चाहिए। in the case these items are some involved is moderate, बीच के आइटम्स हैं। the same degree of control as applied in A category of the items is not warranted। जितना आपको A में कंट्रोल रखना है उतना B में जरूरत नहीं है नॉर्मली। the order of this item belongs to this category may be placed after the reviewing their situation periodically। अब इसमें कौन से आइटम रहने चाहिए वो आप टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहिए, उसके ऑर्डर्स को चेक करते रहिए। अब सी कैटेगरी बच्चों आप ही बता दो क्या होगी। अब ये अपन ने पहले भी डिसाइड कर लिया है, डिस्कस भी कर लिया है कि सी कैटेगरी में वो गुड्स आएंगे जिनकी वैल्यू तो होगी कम बट क्वांटिटी हो गई बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आटा, दाल, चीनी, अब क्वांटिटी तो होती है बहुत ज़्यादा पर उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी अपन डायमंड्स की सोचते हैं। ठीक है, सी कैटेगरी, दिस कैटेगरी ऑफ आइटम डज नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट, नहीं चाहिए बेशक, पैसा इतना चाहिए ही नहीं। इट मे बी अबाउट 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वैल्यू, पूरी इन्वेंट्री इसका 10% के वैल्यू का हो सकता है, पूरी फैक्ट्री में जितनी भी इन्वेंट्री है। बट दे आर नियरली 70% ऑफ द टोटल आइटम्स हैंडल्ड बाय द स्टोर, यानी क्वांटिटी में वो 70% हो सकता है ऑल ओवर का। तो लिखिए सी कैटेगरी 10% ऑफ वैल्यू और 70% ऑफ क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी लिख लो चाहे, 70% ऑफ क्वांटिटी और 10% ऑफ वैल्यू, ये आपको सी कैटेगरी में पुट करना है। फॉर दीज कैटेगरीज ऑफ आइटम देयर इज नो नीड फॉर एक्सरसाइजिंग कांस्टेंट कंट्रोल, आपको कांस्टेंट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको बस एक बार देख सकते हो, पीरियडिकल चेक कर सकते हो, डेली चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑर्डर्स फॉर द आइटम इन दिस ग्रुप मे बी प्लेस्ड आइदर आफ्टर 6 months और वंस इन अ ईयर। इन ऐसे आइटम्स का या तो पूरे साल भर में एक बार ही ऑर्डर जाता है या फिर 6 महीने में एक बार जाता है। आफ्टर असर्टेनिंग कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, कंजम्पशन रिटर्न रिक्वायरमेंट के बाद में। इन दिस केस द ऑब्जेक्टिव इज टू इकोनॉमीज ऑन द ऑर्डरिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट। अब उसमें आपको कहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर मैं इस टाइप के आइटम खरीदता हूँ तो बच्चों मैं नॉर्मली सोचूंगा कैरिंग कॉस्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे गुड्स रखूंगा जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है और क्वांटिटी ज़्यादा होने का मतलब मैं उन पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा खर्च करूंगा उनके ऊपर, तो मैं उसकी कैलकुलेशन करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखूंगा मैं, उसकी क्या किया मुझे सस्ता पड़ रहा है। ठीक है ना, चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन से आपको समझाना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और कैटेगरी वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ अ प्लान ऑफ एबीसी सेलेक्टिव कंट्रोल।
ठीक है, आपको एबीसी में कंट्रोल के हिसाब से, मतलब एबीसी आपका एनालिसिस करना है और बताना है कि भैया किस पे ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, और ऑब्वियस सी बात है ए पे ज़्यादा रहता है अपना। नंबर वन आइटम 7,000 यूनिट्स हैं और 5 रुपए का एक है। नंबर दो इतना यूनिट्स, इतना इतना इतना, सब आपको कॉस्ट और ये सब गिवन है अलग अलग आइटम्स की। अब देख कर मुझे पता नहीं लगेगा कि कौन सा कितना परसेंट का है। देखो, देखकर मैं आइडिया नहीं लगा सकता, किसी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो किसी की प्राइस ज़्यादा है, किसी की क्वांटिटी ज़्यादा किसी की प्राइस ज़्यादा, तो किसी की प्राइस कम तो क्वांटिटी ज़्यादा, जो भी मैं, वाइस वर्सा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो निकालो टोटल कॉस्ट इनटू करके, फिर निकालो क्वांटिटी वाइज। ठीक है, तो आइए अपन इसकी एक टेबल बनाते हैं, टेबल प्रिपेयर। तो मैं क्या करूंगा, एक टेबल इसमें प्रिपेयर करूंगा बच्चों। तो देखो कैसे बनेगी टेबल, ध्यान से सुनना आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं मॉड्यूल का 8th। टेबल में बेसिकली मैं सबके परसेंटेज निकाल लूंगा, क्वांटिटी वाइज परसेंटेज और उसकी अमाउंट वाइज परसेंटेज। ठीक है, और उस परसेंटेज को फिर अपन कंपेयर करेंगे कि भैया कौन सी रैंक में डालना है, और मुझे कुछ अजम्पशन भी लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अपन कैसे इसको ड्रॉ करें। तो लिखो सबसे पहले आइटम्स, आइटम्स कौन कौन से होंगे। दूसरा कॉलम देख लो आप लोग, यूनिट्स का बना लेता हूँ, यूनिट्स। थर्ड कॉलम परसेंटेज ऑफ यूनिट्स। ठीक है, फिर परसेंटेज निकाल लिया अपन ने। फिर आप लिख लीजिए यहाँ पे यूनिट कॉस्ट, फिर लिख लीजिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट के बाद में परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक, लास्ट कॉलम मैं बना लेता हूँ रैंकिंग का। ठीक है, लास्ट कॉलम मैंने बना लिया रैंकिंग का। तो आइए अपन इस बार इसको अंडरलाइन भी कर लें एक बार, स्केल से अपन टोटल कर लें इसको। नंबर वाइज अपन ने सबके अमाउंट निकाल लिए हैं, और सबके अपन अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। देखो किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में नॉर्मली बहुत कम आता है, बट फिर भी पेपर्स हैं बच्चों, पेपर्स का कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। टोटल कॉस्ट का कॉलम मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, फिर परसेंटेज और फिर रैंकिंग, परसेंटेज और रैंकिंग। ठीक है, तो लिखो वापस से जो मिटाया आपने, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट और रैंकिंग। ठीक है, अब मैं नंबर वाइज आइटम लिखता रहूँगा और फिर मैं देखता हूँ कौन सा किसका क्या परसेंटेज आ रहा है। तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, कितने आइटम्स हैं ऐसे, टोटल 12 आइटम्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो टोटल आइटम्स लिख दिया अपन ने 12। अब आगे चलते हैं अपन। यूनिट्स देखो इनका कितना कितना है, यूनिट्स लिख देता हूँ मैं 7,000। 7,000 के बाद में 24,000, 24 के बाद में 1,500, 1,500 के बाद में 600, 600 के बाद में 38,000, 38,000 के बाद में 40,000, 40,000 के बाद में 60,000, 60,000 के बाद में 3,000। ये सब यूनिट्स हैं, इतने यूनिट्स आपने इनके खरीदे हैं अलग अलग आइटम्स के। तो इतने सारी वैरायटी के आपके आइटम्स रखे हैं। 9th नंबर पे है 300, फिर 29,000, फिर गिवन है आपको 11,500, और फिर गिवन है 4,100 का। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम जो मैंने बनाया है वो बनाया परसेंटेज ऑफ यूनिट्स का। अब आप लोग बताइए परसेंटेज कैसे निकालें। सर बहुत सिंपल है परसेंटेज निकालना, पहले यूनिट्स का टोटल कर लो। 7,000 प्लस 24,000 प्लस 1,500 प्लस 600 प्लस 38,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 300 प्लस 29,000 प्लस 11,500 प्लस 4,100। टोटल आ गया है 2,19,000 का। तो टोटल यूनिट्स आपने परचेज करे हैं 2,19,000। ठीक है, क्या है ये, यूनिट्स हैं टोटल। अब इनकी परसेंटेज निकालना, टोटल आ गया है तो बहुत इजी है। कैसे निकालोगे, 7,000, पहला जैसे बात करूँ एक ही, 7,000 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, तो सबकी परसेंटेज निकाल लो। 7,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3.196%। ऐसे ही
परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग परसेंटेज का ही टोटल आप ले लोगे आप। वापस से 24,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, तो टोटल आ जाएगा आपका 10.96%। ठीक। नेक्स्ट 1,500 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, 1,500 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, 1,500 डिवाइडेड बाय 2,19,000, 1,500 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 0.684%। 600 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0.273%। 38,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, तो आ जाएगा 17.35%। 40,000 डिवाइड बाय 2,19,000 इंटू 100, तो आ जाएगा 18.26%। फिर 60,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 27.39%। 3,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, 1.36%। तो लेंदी है बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटू 100, यह आ जाएगा 0.136%। तो 29,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, 13.24%। 11,500 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, 5.25%। और 4,100 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, यह आ जाएगा 1.872%। तो 2 फिगर्स तक ले लो, 3 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये टोटल आ गया परसेंटेज। अब इनका टोटल करोगे परसेंटेज परसेंटेज का, तो 100 आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। अब यूनिट कॉस्ट, सर नेक्स्ट कॉलम है यूनिट कॉस्ट 5, 3, 10, फिर है 22, 1.5, 22, 1.5, फिर गिवन है 0.5, 0.5 के बाद में 0.2, 3.5, 0.2, 3.5, फिर गिवन है आपको 8, फिर 0.4, 7.1 और लास्ट में 6.2। तो ये आ गया आपकी यूनिट कॉस्ट। और अब यूनिट्स इनटू टोटल कॉस्ट, मतलब यूनिट कॉस्ट कर दीजिए, यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो 7,000 इंटू 5, 35,000, 7,000 इंटू 5, 24,000 इंटू 3, 72,000, 1,500 इंटू 10, 15,000, 600 इंटू 22, 13,200, 38,000 into 1.5, 57,000, 40,000 into 18.26, वापस से सर 40,000 into 0.5, कैलकुलेशन प्रॉपर, 20,000 और 60,000 into 0.2, 12,000, 3,000 into 3.5, ये हो जाएगा आपका 10,500। फिर 300 इंटू 8, 2,400, 29,000 इंटू 0.4, 11,600, 11,500 इंटू 7.1, 81,650, फिर 4,100 इंटू 6.2, ये हो जाएगा 25,420। ठीक है, तो आप कॉस्ट का टोटल कर लीजिए। आप 35,000 प्लस 72,000 प्लस 15,000 प्लस 13,200 प्लस 57,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 10,500 प्लस 2,400 प्लस 11,600 प्लस 81,650 प्लस 25,420, तो ये आ जाएगा 355,770। टोटल चेक कर लो एक बार, 355,770। चलिए जी आगे चलते हैं। तो 355,770। अब निकालो परसेंटेज। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, बाकी है अभी तो। 35,000 डिवाइडेड बाय
355,770 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 9.83। फिर 72,000 डिवाइडेड बाय 355,770 इंटू 100, तो हो जाएगा 20.23। फिर 15,000 डिवाइडेड बाय 355,770 इंटू 100, ये हो जाएगा 4.21। 13,200 डिवाइड बाय 355,770 इंटू 100, ये हो जाएगा 3.71। फिर 57,000 डिवाइड बाय 355,770 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 16.02। 20,000 डिवाइड बाय 355,770 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5.62। 12,000 डिवाइड बाय 355,770 इंटू 100, तो हो जाएगा 3.37। 10,500 डिवाइड बाय 355,770 इंटू 100, ये हो जाएगा 2.95। 2,400 डिवाइड बाय 355,770 इंटू 100, ये हो जाएगा 0.67। फिर 11,600 डिवाइड बाय 355,770 इंटू 100, तो हो जाएगा 3.26। 81,650 डिवाइडेड बाय 355,770 इंटू 100, हो जाएगा आपका 22.95। और 25,420 डिवाइडेड बाय 355,770 इंटू 100, तो हो जाएगा 7.14। टोटल आ जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली 100। ठीक है, अब आप लोगों ने परसेंटेज निकाल ली है। परसेंटेज निकालने के बाद में अब आप इनको दोगे रैंकिंग अपने अजम्पशन के बेसिस। अजम्पशन कैसे लेना है, अब देखो टोटल कॉस्ट को चेक करो। पहले आप टोटल कॉस्ट देखेंगे। टोटल कॉस्ट में बच्चों मिक्स आइटम है 35,000, 72, 15, इतना इतना 57 और 81,650। तो मैं अजम्पशन ले सकता हूँ कि भैया 40,000 से ऊपर या फिर 50,000 से ऊपर जितने भी वैल्यू का आइटम होगा उसको मैं ए कैटेगरी में डाल देता हूँ। ये सब अजम्पशन है, आपकी इच्छा हो जितना ले सकते हो आप लोग इन क्राइटेरिया को देखकर। ठीक है, तो मैं एक सिचुएशन बना लेता हूँ। सिचुएशन ये बना लेता हूँ कि भैया 40 या 50, तो मान लेते हैं 50,000 के ऊपर जितने भी आइटम होंगे रुपीज़ के वो सब ए कैटेगरी। फिर मैं बोल देता हूँ कि सर 15 से 20,000 या फिर 15 से 50,000 के बीच में जो भी आइटम आएंगे वो आएंगे बी कैटेगरी में, और 15 से नीचे जो आएंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे सी कैटेगरी में। तो ये अजम्पशन है, आप जो चाहो वो अजम्पशन ले सकते हो आपके सिचुएशन के हिसाब से। तो मैं आंसर को एक बार मैच करने के लिए, मॉड्यूल से मैच करने के लिए जो अजम्पशन है वो मैं ले रहा हूँ। देखना आप लोग, आपकी इच्छा हो वो अजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, ए कैटेगरी में कौन से आएंगे, 50,000 एंड अबव वाले। बी कैटेगरी में कौन से आएंगे, सर बी कैटेगरी में आएंगे हमारे वो आइटम्स जो हम चाहते हैं 15,000, अच्छा 50,000 से 50,000 से 15,000 से जो 49,999 के बीच में आए। ठीक है, और सी कैटेगरी में क्या आएंगे, 15,000 से बिलो वाले। ठीक है, तो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो उससे पहले मैं रैंकिंग दे लूँ। तो आइए रैंकिंग देते हैं, अपन रैंकिंग दे लेते हैं नंबर 1 नंबर 2 के हिसाब से। सर सबसे पहले जो 11th वाला है ये सबसे अच्छी रैंक लग रही है मुझे उसकी। 11th वाला जो आइटम है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो है 81,650, तो मैं इसको देता हूँ रैंक नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ पे ABC एनालिसिस यहाँ पे भी कर सकता हूँ, पर एक बार रैंक दे लेता हूँ फिर अपन आगे यहीं पे लिख देंगे अपन। फिर इससे देखो, इससे कम कौन सा है, सर इससे कम है 72,000 नंबर 2। फिर इससे कम है आपका 57,000 का। 57 से जो कम दिख रहा है आपको वो दिख रहा है 35,000 का। 35,000 से कम जो दिख रहा है वो है आपका 25,420 का। तो इसको लग गया आपका रैंक, देखो वापस से दीजिए, रैंक आएगी 1 2 3 और 35,000 को 4 आएगी, और 25,420 की आएगी आपकी 5। 25 से जो कम है वो है आपका 20,000 का, ये आ गई 6th रैंक। 20,000 से जो बिलो है वो है आपका देखो 15,000, इसको दे देंगे अपन 7th रैंक। फिर 15,000 से जो बिलो है वो है आपका 13,200, 8th रैंक।
फिर 13,000 से कम है आपका 12,000 नाइन्थ रैंक। फिर इससे कम है आपका 11,600 का। फिर 10,500 11th रैंक, और फिर लास्ट में 12th रैंक। ठीक है, अब रैंकिंग मैंने दे दी 1 2 3 4 उनकी क्वांटिटी के मतलब टोटल कॉस्ट के हिसाब से। मैं क्वांटिटी को भी कंपेयर नहीं कर रहा, मैं केवल टोटल कॉस्ट को कंपेयर कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको एबीसी एनालिसिस को भी अभी यहीं पे लिख दूं मैं। देखो अब कैटेगरी में डालो, आप देखो कैसे। ए कैटेगरी में किस किस को डालोगे? सर ए कैटेगरी में मैं पुट करूंगा 50,000 और उससे ऊपर वालों को। तो देखो मैं चेक करता हूँ ऊपर से, 50,000 और ऊपर वाले कौन से हैं? एक तो ये 72 का है, एक ये 57 का है, और एक ये 81,650 का है। तो इसके आगे लिख दिया मैंने ए और ए। फिर मैंने दूसरा केस बनाया 15,000 से 499 के बीच में। अब चेक करो उसके बीच में कौन कौन आ रहा है। सर ये 35 आ रहा है, एग्जैक्ट 15,000 भी आ रहा है, ये नहीं आएगा, 13,200 नहीं आएगा। फिर आएगा आपका 20,000, ये भी बी कैटेगरी का है। फिर बस यही सारे हो गए आपके, ख़त्म। अब सी में देखो, बाकी बचे हुए सारे सी हो गए क्योंकि वो सब 15,000 से कम है। सी 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 और सी, बस। एक 12th वाले आइटम का भी देखो, आप कैटेगरी लिखो, 25,420 है, तो कितना आ गया? बी। तो आपने क्या करा, एबीसी एनालिसिस करके सबको क्राइटेरिया दे दिया है कि भैया ये ए कैटेगरी में आएगा, ये बी में आएगा और ये सी में आएगा। देखो ए में कितने आ रहे हैं? 1 2 और 3। बी में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। और सी में 1 2 3 4 और 5। अब आपको कुछ नहीं करना, ए को अलग लिख देना है टोटल करके, बी को अलग लिख देना है और सी को अलग लिख देना है। देखो आइए कैसे लिखेंगे, चेक कर लो आप लोग। ये रहे आपके ए वाले आइटम जो रैंकिंग 1 2 3 थी, इनको आपने ए कैटेगरी में अलग से डाल दिया और इनका टोटल कॉस्ट भी लिख दिया, परसेंटेज का टोटल कॉस्ट भी लिख दिया, परसेंटेज भी लिख दिया और उनकी टोटल भी लिख दिया। ऐसे ही जो बी कैटेगरी में आने हैं उनको टोटल कर अलग से लिख दिया, और ऐसे ही जो सी कैटेगरी में आ रहे हैं उनको भी आपने अलग से लिख दिया है। बस ए को अलग से लिख दिया टोटल करके, बी को अलग से लिख दिया और सी को अलग से लिख दिया, बस। इसी को ही बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ए बी सी एनालिसिस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इनका टोटल भी सब आपका एज इट इज़ मैच हो जाएगा, परसेंटेज वाइज भी और आइटम वाइज भी। अब देखो रैंकिंग के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये रैंक, रैंक और ये रैंक। ठीक है, अपन ने जो कॉलम बनाया है वो ये बनाया है, और ये देखो ये इनका अजम्पशन है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है अज्यूम्ड। आपकी इच्छा हो वैसे आप अज्यूम कर सकते हैं, आपकी कंपनी है, आपके डिसीजंस हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मॉड्यूल का आंसर मैच करने के लिए मैंने अजम्पशन लिया है, मैं और कुछ भी मैच कर सकता था, ये बात ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज़, अब कई स्टूडेंट सोचते हैं सर हमने ये तो कंसीडर किया ही नहीं है कि इनकी परसेंटेज ऑफ यूनिट्स, तो आप परसेंटेज ऑफ यूनिट्स का भी अजम्पशन अलग से लेकर उनको अलग से क्राइटेरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे आपने फर्स्ट कैटेगरी बना दी, मान लीजिए ए वाली, तो ए में क्या आएंगे आपके? क्वांटिटी तो कम आएगी, तो कम वाली क्वांटिटी को आपने ए में डाल दिया, और ज़्यादा वाली क्वांटिटी को आपने सी में डाल दिया, और मॉडरेट वाली बी में डाल दी। तो ये भी आप कर सकते हो, इनका अजम्पशन, अपना अजम्पशन डिफर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 100% करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बहुत है बच्चों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपका एबीसी एनालिसिस था, और अपन ने 2 टॉपिक्स इस क्लास में डिस्कस करें, एक तो स्टॉक आउट और एबीसी एनालिसिस। बचे हुए टॉपिक्स अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए बहुत है, एंड बाय बाय।